नमस्कार दोस्तों। सानिध्यम परिवार के सभी सदस्यों का मैं CS चौधरी स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ण विचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, उच्चारण स्थान। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है उच्चारण स्थान। मित्रों, उच्चारण स्थान वो प्रकरण है जहां से हर परीक्षा में फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, रीट, टेट, जो भी संस्कृत विभाग से जुड़ी हुई, संस्कृत विषय से जुड़ी हुई परीक्षाएं हैं, उनमें निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बड़ा छोटा सा टॉपिक है। इस छोटे से टॉपिक की सारगर्भित अध्ययन के लिए अगले कुछ समय आप मेरे साथ जुड़े रहिए। एक एक चीज को समझेंगे, सीखेंगे और यह भी देखेंगे कि प्रश्न अगर कंफ्यूज करने वाला है तो उसका सही जवाब क्या होगा। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू कर रहे हैं उच्चारण स्थान। चलिए मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है भैया उच्चारण स्थान। पहली बात यह आती है कि साहब उच्चारण स्थान होता क्या है। उच्चारण स्थान होता क्या है? तो मित्रों, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो किसी भी वर्ण का जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उसका जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वह उस वर्ण का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। आइए इसी को शब्दों में लिख लेते हैं, आप भी नोट करें। जिस वर्ण का जिस वर्ण का जिस स्थान से जिस वर्ण का जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। बड़ी सामान्य सी बात है मित्रों कि जहां से हमने कंठ से जिस वर्ण का उच्चारण किया तो उसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। हमने तालु से उच्चारण किया तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। स्क्रीन आपके सामने है, आप नोट कर लें। जिस वर्ण का जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब आगे प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न यहीं से कि ये उच्चारण स्थान होते कितने हैं। पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है और इसमें भी कई बार मत विभाजन होता है। मैं उसकी कंफ्यूजन आपको दूर करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थानों की संख्या, यानी हम बात करते हैं किसकी? उच्चारण स्थान कितने हैं। तो मित्रों, आप इसको यूं समझें कि सामान्य रूप में, सामान्य संस्कृत व्याकरण में, या ये कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण में सामान्य रूप से, सामान्य संस्कृत व्याकरण में, सामान्य संस्कृत व्याकरण में 7 उच्चारण स्थान, कितने? 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। संस्कृत व्याकरण में सामान्यतः कितने उच्चारण स्थान माने हैं? 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। किंतु प्रश्न जब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार होगा, प्रश्न किसके अनुसार होगा? प्रश्न जब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार होगा तो मित्रों संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने हैं? 8 माने गए हैं। अब यहां दोनों चीजें क्लियर हैं। सामान्यतः कितने रहेंगे? 7, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? पाणिनीय शिक्षा की संख्या अनुसार इनकी संख्या हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। पाणिनीय शिक्षा, वैसे इसके बारे में 2 मत हैं।
कुछ विद्वान इनको पाणिनि जी की ही रचना मानते हैं और कुछ इन्हें उनके भाई पिंगल के द्वारा लिखित मानते हैं। तो हमें उन चीजों में नहीं उलझना है, हमें ये देखना है कि हमारे लिए उपयोगी ये है कि सामान्य तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 7 हैं, लेकिन अन्य शिक्षा के अनुसार 8। अब आपका अपना प्रश्न कि साहब दोनों परीक्षा में आ जाए तो क्या करना है। तो मित्रों पहली बात तो दोनों नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आ जाते हैं तो आप पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 ही उत्तर करेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आइए 8 उच्चारण स्थान कौन से हैं, इसको एक छोटी सी कारिका श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। नोट कर लिया होगा, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने माने गए हैं, 8 माने गए हैं। चलिए कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। कहा है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलम जिह्वामूलम च दन्तश्च नासिकौष्ठौ तालुच। ये रहे आपके 8 उच्चारण स्थान। अगर आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो एक बार उसको पढ़ें कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरः तथा। क्या कहा कि उस वर्णानाम वर्णों के, अष्टौ अर्थात 8, वर्णों के 8 स्थान अर्थात उच्चारण स्थान होते हैं। अष्टौ वर्णानाम अष्टौ स्थानानि, वर्णों के 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहां म में से अलग करो उरः। कौन कौन से दे रखे हैं यहां पर, सबसे पहले दे रखा है आपके पास में उरः, यानी इसको आप उरस भी कह सकते हैं और उरः भी कह सकते हैं, बात ही की है। उसके बाद में दूसरा उच्चारण स्थान कौन सा दे रखा है मित्रों, यहां पर कंठ दे रखा है। दूसरा उच्चारण स्थान कौन सा दे रखा है, कंठ दे रखा है। तीसरा शिरः, तीसरा कौन सा दे रखा है, शिरः, शिरस। इस शिरस का मतलब होता है भैया मूर्धा। शिरस का मतलब क्या होता है, मूर्धा। सिर को अलग से नहीं, सर नहीं होता है, शिरस का मतलब क्या होता है, मूर्धा होता है। फिर चौथा अगला दे रखा है जिह्वामूलम। अगला क्या दे रखा है, नंबर 4 जिह्वामूलम। एक एक को आगे पढ़ेंगे। जिह्वामूलम, फिर अगला क्या दे रखा है, दंत। नंबर 5वां दे रखा है आपको दंतः। नंबर 6वां नासिका। 6वां कौन सा दे रखा है, नासिका है। नासिका के साथ देखिए वृद्धि संधि होकर के अगला उच्चारण स्थान दिया हुआ है ओष्ठ। अगला उच्चारण स्थान कौन सा दे रखा है, ओष्ठ दे रखा है। और आखिरी उच्चारण स्थान कौन सा दे रखा है, तालु। आखिरी उच्चारण स्थान कौन सा दे रखा है, तालु। तो चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये कुल मिलाकर के आपके 8 उच्चारण स्थान हो गए जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हैं। ये 8 किसके अनुसार हैं मित्रों, ये 8 उच्चारण स्थान जो हैं वो पाणिनीय शिक्षा अनुसार हैं। किसके अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थानों की बात हम कर रहे थे। और वो कौन कौन से हैं, उरस, कंठ, शिरस, शिरस यानी मूर्धा, और उसके बाद में जिह्वामूलम, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। ये 8 उच्चारण स्थान किसके अनुसार दिए हुए, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार दिए हुए। जब हम 7 की बात करते हैं तो 7 में मित्रों उरस को नहीं गिना जाता है। उरस, उरस का मतलब क्या होता है, उरस का मतलब होता है भैया हृदय। उरस का मतलब क्या होता है, हृदय होता है। तो हृदय सामान्यतः सभी वर्णों का उच्चारण स्थान
माना गया है कि सबको कहां से बोला जाता है, हर्ट से, हृदय से बोला जाता है। एक एक की चर्चा आगे अलग अलग करेंगे, सूत्रों के साथ में पढ़ेंगे। पहले समझ लें दोनों प्रश्न। सामान्यतः संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान कितने हैं, 7 हैं, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। कहीं एक एक को रटने की जरूरत नहीं है, एक कारिका को याद करो। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम तदत्तस्य नासिकोष्ठौ तालुचे, नासिकोष्ठौ तालुचे। तो ये आपके 8 उच्चारण स्थान है। आइए अब एक एक उच्चारण स्थान को, उसमें सम्मिलित वर्णों को अलग अलग समझते हैं, सूत्रों की सहायता से समझेंगे मित्रों। और यहां सूत्रानुसार, किसके अनुसार, सूत्रों के अनुसार हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, सूत्रों के अनुसार हम उच्चारण स्थान पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां मित्रों क्रम संख्या लेंगे। क्या लेंगे, क्रम संख्या लेकर के चलेंगे। उसके बाद में लिखेंगे सूत्र, सूत्र के साथ में लिखेंगे कौन कौन से, उस सूत्र में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, और वर्ण के साथ में उन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। ये सारी चीजें हम एक एक करके लिखेंगे। एक एक वर्ण को याद कर पाना संभव नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए बेहतर क्या होता है, उसके लिए बेहतर होता है कि आप लोग एक सूत्र को याद कर लें। मैं इसको सरल से कठिन की ओर यानी क्रम से लेकर के चल रहा हूं, आप लोग धैर्यपूर्वक अध्ययन करते रहें और नोट करते रहें। सबसे पहला हम सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र है मित्रों अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आए, तो मित्रों इसमें आने वाले वर्णों को हम नीचे लिख रहे हैं। अब वर्ण कहां से निकालने, रटने नहीं है। यहां आइए, अ, इस अ का मतलब क्या हो गया, अवर्ण, यानी ए और आ दोनों, अवर्ण यानी अ और आ। फिर कहा कु, क्या कहा भैया, फिर कहा साप कु। यहां सबसे पहले हमने बात किसकी की, पहले आ गया ए का मतलब क्या रहेगा, अवर्ण रहेगा। उसके बाद में क्या आया, कु। इस कु का मतलब क्या है भैया, इस कु का मतलब होगा कवर्ग। कु का मतलब क्या हो जाएगा, कवर्ग हो जाएगा। और कवर्ग का मतलब हो गया क, ख, ग, घ और ङ। ये सभी वर्ण किसके हिस्सा हो गए, कवर्ग के हिस्सा हो गए। आगे आया कौन सा वर्ण आपका, ह आ रहा है। तो मित्रों अगला वर्ण कौन सा हो जाएगा आपका, अगला वर्ण हो गया है। और ह के बाद में आ रहा है विसर्ग, ह के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। और हम जानते हैं विसर्ग यानी जो इस तरीके से लगाया जाता है स्वर के बाद में, विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ रहेगा, अंत में दिया हुआ है कंठ। तो क्या कहा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इस ए का मतलब क्या रहा, अवर्ण, कु का मतलब क्या रहा, कवर्ग, है हव आ गया, और विसर्ग यानी विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ रहेगा। क ख ग घ ङ सभी वर्णों का वर्गानुसार उच्चारण स्थान जो होगा वो कौन सा होगा, कंठ होता है। इसी तरीके से हम एक एक सूत्र को पढ़ेंगे और एक एक सूत्र के माध्यम से आगे आने वाले वर्णों को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं और उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। प्रत्येक सूत्र के अंत में जो दिया हुआ होगा वो उच्चारण स्थान होगा। क्या होगा भैया, उच्चारण स्थान होगा। अगले सूत्र की तरफ चल रहा हूं उसी क्रम में। अगला सूत्र है आपका नंबर 2 और सूत्र है इचु यशानाम तालु। सूत्र क्या है, इचु यशानाम तालु। ये तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया सूत्र। अब इस सूत्र के अनुसार कौन कौन से वर्ण आएंगे और वर्णों का, उन सभी वर्णों का क्या उच्चारण स्थान कौन सा होगा, आइए समझते हैं कहां से, यहीं से निकालेंगे, कहीं अंत नहीं जाना है। सबसे पहले आया हुआ है ई, इसका मतलब हो गया इवर्ण, इसका मतलब क्या हो गया, इवर्ण।
और मैं बार बार आपको समझा चुका हूं, इवर्ण का मतलब होगा ह्रस्व तथा दीर्घ ई दोनों, ह्रस्व तथा दीर्घ ई दोनों रहेंगी। चू, कुचु टू तुपो में हम पढ़ते हैं, चू का मतलब होता है चवर्ग। चू का मतलब क्या होता है? चवर्ग होगा। और चवर्ग का मतलब हो गया च, छ, ज, च, छ, ज, झ और य। ये चवर्ग के वर्ण हो गए। इसके बाद में इसी में अगला वर्ण कौन सा आया हुआ है? अगला वर्ण आया हुआ है आपका य, और य के बाद में आया हुआ है आपका श। कौन सा वर्ण आया हुआ है? श आया हुआ है मित्रों। और इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा? तालु होगा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? तालु हो जाएगा। वर्ण कौन कौन से आए आपके सामने है? इवर्ण, ह्रस्व और ई दीर्घ दोनों ई, चवर्ग यानी च, छ, ज, झ, य पांचों वर्ण वर्ग के, य और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा? तालु रहेगा। सूत्र को दोहराएं मेरे साथ, इच्चु यशानाम तालु। क्या कहेंगे? इच्चु यशानाम तालु। इवर्ण, चवर्ग, य तथा श यानी तालव्य स जो है उसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? तालु रहेगा। उसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा भैया? तालु रहेगा। दो सूत्र अब तक आप पढ़ चुके हैं। आइए मित्रों इसी क्रम को वापस आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करता हूं बहुत तसल्ली से, धैर्य से आप लोग सीखते जा रहे हैं। अगला सूत्र, तो वही क्रम, यानी हम यहां पर फिर से क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। सूत्र के साथ साथ में क्या लिखेंगे? वर्ण होंगे, और वर्ण के साथ क्या होगा? उच्चारण स्थान आएगा। तो अगला सूत्र आपके सामने है तीसरा सूत्र है भैया आपका ऋटोरषाणाम। ऋटोरषाणाम मूर्धा। अगला सूत्र क्या है? बोलो मेरे साथ में, ऋटुरुषाणाम मूर्धा। क्या बोलेंगे? ऋटुरुषाणाम मूर्धा। तो भैया ऋटुरुषाणाम मूर्धा सूत्र ये कहता है कि इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो मित्रों ऋटुरुषाणाम मूर्धा के अनुसार सबसे पहले आपने कौन सा वर्ण लिया? रिवर्ण आ गया। रिवर्ण यानी आप कह सकते हो सबसे पहले आपके पास रिवर्ण आएगा, और रिवर्ण का मतलब ह्रस्व और दीर्घ दोनों। ह्रस्व और दीर्घ अर्थात ये तो ह्रस्व री हो गई, और ये आपके कौन सी री हो गई? दीर्घ री हो गई। उसके बाद में क्या आया हुआ है? टू, और इस टू का मतलब क्या रहेगा? इस टू का मतलब रहेगा भैया टवर्ग। टू का मतलब क्या है? टवर्ग है। और टवर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ और ण। इन उसके बाद में क्या आ रहा है? र। अंतस्थ वर्णों में से अगला वर्ण आ रहा है कौन सा? र आ रहा है, और र के साथ साथ में आ रहा है श, यानी मूर्धन्य स हम इसको बोलते हैं। सामान्य भाषा में आप लोग षटकोण वाला स बोलते हो। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ये देखिए यहां पर दिया हुआ है सूत्र में, कौन सा हो जाएगा? इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। यानी आपसे पूछा जाता है री का उच्चारण स्थान क्या? मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, ण में से कोई भी वर्ण पूछा जाता है उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। र का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। और श, मूर्धन्य श, षटकोण वाला श जिसको कह रहे हो आप, उसका उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा भैया? मूर्धा ही रहेगा। उसका उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा? मूर्धा ही रहेगा। तो मेरे साथ सूत्र बोल रहा हूं, प्यार से दोहराओ, ऋटोरषाणाम मूर्धा। क्या बोलेंगे? ऋटुरुषाणाम मूर्धा, यानी री, टवर्ग, र और मूर्धन्य श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। चलिए अगले चौथे सूत्र की तरफ चलते हैं, और फिर से हमारा वही क्रम आपके सामने है। क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। सूत्र के साथ साथ क्या लिखेंगे भैया? वर्ण लिखेंगे, और वर्ण के साथ साथ क्या होंगे? उच्चारण स्थान होगा आपका। प्रत्येक सूत्र के अंत में उच्चारण स्थान दिया हुआ होता है। शुरुआत में वर्ण होता है, अंत में उच्चारण स्थान दिया हुआ होता है। हम पहुंच चुके हैं नंबर 4 पर। चौथा सूत्र है आपका ऋतुलषाणाम
लृतुलसानाम दंतः। अगला सूत्र आपने क्या पढ़ा? अगला सूत्र आपने पढ़ा साहब कि लृतुलसानाम दंतः। बोलो मेरे साथ में, लृतुलसानाम दंतः, लृतुलसानाम दंतः। अर्थात इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे? यहां से शुरू करो। सबसे पहले क्या आ रही है? लृ। तो इस लृ का मतलब अब लृवर्ण नहीं होगा, क्योंकि लृ का दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए लृ का तात्पर्य क्या रह जाएगा? लृ रह जाएगा। पुणे तू आ रहा है, तो भैया इस तू का मतलब तो आप अब जान चुके हैं। तू का मतलब होता है तवर्ग। तू का मतलब क्या होता है भैया? तवर्ग होता है। और तवर्ग से तात्पर्य हो गया त, थ, द, ध और न। तवर्ग का मतलब त, थ, द, ध और न। उसके बाद में अगला वर्ण कौन सा आ रहा है? अंतस्थ में से ल आ रहा है, और उस में से क्या आ रहा है? स आ रहा है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंत होता है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान प्रत्येक सूत्र के अंत में उच्चारण स्थान दिया हुआ है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा भैया? इन वर्णों का उच्चारण स्थान हो जाता है दंत। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाता है? इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मित्रों दंत हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। आपको लृ का उच्चारण स्थान पूछता है, दंत होगा। त, थ, द, ध, न का पूछता है, दंत होगा। ल का उच्चारण स्थान दंत होगा। और स का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? दंत होगा। स का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। 4 उच्चारण स्थान आप पढ़ चुके हो। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें उच्चारण स्थान की तरफ। आगे बढ़ते हैं 5वें उच्चारण स्थान की तरफ। और फिर से आपका वही क्रम है, सूत्र रहेगा। सूत्र के साथ में क्या रहेंगे? वर्ण रहेंगे। और वर्ण के साथ साथ में क्या रहेगा? आपका उच्चारण स्थान। तो आप तो एक बार सारणी बना के लिखते जाओ मुझे, क्योंकि हर स्लाइड पे अलग से लेना पड़ रहा है। तो सूत्र क्या है? अगला सूत्र है भैया आपका नंबर 5, उपुपधमानीया नाम। उपुपधमानीया नाम ओष्ठौ। क्या कहा? उपुपधमानीया नाम ओष्ठौ। फिर ध्यान दें, क्या कहा भैया? उपुपधमानीया नाम ओष्ठौ। सूत्र में ही वर्ण दिए हुए हैं। कौन कौन से वर्ण होंगे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है उ। बोलो मेरे साथ, उपुपधमानीया नाम ओष्ठौ। क्या बोलेंगे? उपुपधमानीया नाम ओष्ठौ। सबसे पहले दे रखा है उ। इस उ का मतलब क्या होगा? इस उ का मतलब हो जाएगा उवर्ण। और उवर्ण का तात्पर्य होगा ह्रस्व और दीर्घ दोनों उ। उवर्ण मतलब ह्रस्व उ और उ दोनों होंगे। फिर देखो यहां पु, और हम जानते हैं कि पु का मतलब होता है पवर्ग। पु का मतलब क्या होता है? पवर्ग होता है। और पवर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? प, फ, ब, भ और म। ये सभी वर्ण किस में आते हैं? पवर्ग में आते हैं। इसके बाद में दिया उपधमानीय। इसके बाद में क्या दिया भैया? उपधमानीय आ गया। अब उपधमानीय आप लोग जानते हैं। उपधमानीय का मतलब क्या होता है? उपधमानीय का मतलब होता है जब प या फ से पहले क्या आ जाए? ये अर्ध विसर्ग वाला चिन्ह आ जाता है। कौन सा चिन्ह? अर्ध विसर्ग वाला चिन्ह आ जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? उपधमानीय कहा जाता है। प फ से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग उपधमानीय होता है। तो ये जो चिन्ह है उसको क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग कहते हैं। तो ये अर्ध विसर्ग प के पहले आ गया तो उपधमानीय, फ के पहले आ गया तब भी क्या होगा? उपधमानीय। तो क्या कहा था? उ, पवर्ग, उपधमानीय, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो भैया इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। कौन सा होता है? ओष्ठ। होठों से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। कई बार होता है कि हम कक्षा में जाकर के क्या करते हैं, एक एक वर्ण को बोल के देख रहे होते हैं कि साहब कौन सी जगह से बोला जा रहा है। संभव नहीं है, क्योंकि हमारी क्षेत्रीय भाषा का हम पर इतना प्रभाव होता है कि हम उच्चारण प्रॉपर कर ही नहीं पाते हैं।
तो यहां आपको ध्यान देना है कि आपको प्रश्न की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से इन चीजों को याद कर लेना है। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे आपको अच्छी तरह ज्ञात हो चुका होगा। ओष्ठ से बोले जाएंगे उवर्ण, यानी दोनों उ, ह्रस्व और दीर्घ दोनों उ का उच्चारण कहां से होगा, ओष्ठ से होने वाला है। और इसके साथ साथ पवर्ग यानी प फ ब भ म, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान भी किससे होने वाला है मित्रों, ओष्ठ से होने वाला है। उपदमानीय, उपदमानीय में प फ से पहले आने वाला जो अर्ध विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान भी किससे होगा, ओष्ठ से ही होगा। तो ये आपका पांचवा सूत्र हो गया। क्या कहा, उपुपदमानीया नाम ओष्ठौ, क्या कहेंगे, उपुपदमानीया नाम ओष्ठौ, यानी उवर्ण, पवर्ग और प फ से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग जिसको हम क्या कहते हैं, उपदमानीय कहते हैं। इन सभी का उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा, इन सभी का उच्चारण स्थान रहेगा भैया ओष्ठ रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, ओष्ठ। जल्दी से नोट कर लीजिए मित्रों। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला वही आपका पुराना प्रोसेस, क्या लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र के साथ क्या आ जाएंगे, वर्ण आ जाएंगे, और वर्ण के साथ क्या आ जाएगा, उच्चारण स्थान आ जाएगा। तो छठवां सूत्र लिखो भैया। छठवां सूत्र अपनी पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में नोट करें, यम गणना नाम, यम गणना नाम नासिका, यम गणना नाम नासिका। अर्थात बिल्कुल आप एक एक वर्ण को पहचान गए होंगे क्योंकि हमने पढ़ रखे हैं ञ, म, ङ, ण और न। ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इनको नाक से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, नाक के। तो कौन कौन से वर्ण हैं देख लीजिए। यम गणना नाम वर्ण आ रहे हैं ञ, म, ङ, ण और न। हालांकि हमारे लिए तो बचपन में पढ़ते थे जब सब अणे खाली थी, कोई भी आ जाओ, ये भी अणे खाली, ये भी अणे खाली और ये भी अणे खाली। लेकिन याद रखना है च छ ज झ ञ, क ख ग घ ङ, ट ठ ड ढ ण, इस तरीके से। और न और म तो हम बोल ही रहे हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है भैया, इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है नासिका। क्या होता है, नासिका होता है। और आप अच्छी तरह विदित हैं मित्रों कि नासिका से बोले जाने के कारण ही इन वर्णों को क्या कहा जाता है, इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि साहब अभी वर्ग के अनुसार तो इनका उच्चारण स्थान अलग आ रहा था और अब इन सबका क्या हो गया, नासिका हो गया, तो हम कैसे करेंगे, दोनों आ जाते हैं। तो अंत में इन समस्याओं का, आपकी हर जिज्ञासा का स्वतः समाधान हो जाएगा। तसल्ली से पढ़ते रहिए, पहले सीखिए। मैं अक्सर कहता हूं जब मैं कह दूं कि मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट है, तब आप अपनी जिज्ञासाएं, जो क्वेरीज हैं, मन में जो शंकाएं, उन लेकर के आइए। मेरा प्रयास रहता है कि मैं स्वतः ही आपकी हर शंका का समाधान करूं, क्योंकि मैं अपने आप को शिक्षक नहीं विद्यार्थी मानता हूं और मैं देखता हूं कि विद्यार्थी के मन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो क्या कहेंगे भैया, यम गणना नाम नासिका। क्या कहा, यम गणना नाम नासिका, यानी कि यम गण न, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, नासिका होता है। चलो इसी पेज पे अगला एक सूत्र ले लेते हैं, सातवां। और सातवां सूत्र है हमारा जिह्वामूलीयस्य, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। क्या कहा, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, यानी कि वे वर्ण जो जिह्वामूलीय होते हैं, वे वर्ण जो जिह्वामूलीय होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, जिह्वामूल होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब जिह्वामूल कौन से होते हैं। तो मित्रों याद रखना है क और ख, क और ख, इनसे पहले वही अर्ध विसर्ग आएगा जो प फ से पहले आ रहा था। अभी प फ से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग उपदमानीय होता है, और यही बात इस अर्ध विसर्ग जब क ख से पहले आएगा तो ये कैसा हो जाता है, जिह्वामूलीय हो जाता है।
कैसा हो जाता है, जिह्वा मूल्य हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन वर्णों का कौन कौन से, क से पहले अर्ध विसर्ग आए तो, या ख से पहले अर्ध विसर्ग आए तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या रहेगा, इसका उच्चारण स्थान रहेगा जिह्वा मूलम। क्या रहेगा भैया, जिह्वा मूलम रहेगा, इसका उच्चारण रहेगा जिह्वा मूलम। ठीक है, तो अर्ध विसर्ग जब प फ के पहले आएगा तो उपदमानीय कहलाता है और उच्चारण स्थान रहता है ओष्ठ। लेकिन जब ये क ख के पहले आएगा तो ये जिह्वा मूल्य कहलाता है और उच्चारण स्थान रहता है जिह्वा मूल। कई बार हम क्या करते हैं, इसका जिह्वा मूल मानते हैं तो उसका उपदमानीय उच्चारण स्थान मान लेते हैं, प फ से पहले आने वाले अर्ध विसर्ग का। उपदमानीय कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है, उपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। कौन सा होता है भैया, ओष्ठ होता है। और आखिरी आखिरी जो आपका है वो है उरुसह उरस। हमने 8 लिखे थे, जो प्राथमिक तौर पर होते हैं वो 8 ही थे, इसके अलावा कुछ संयुक्त आएंगे, उनको भी आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो क्या कहा भैया, उरुसह उरस। उरुसह उरस। उर का मतलब क्या होता है, उर का मतलब होता है भैया हृदय। उर यानी जो यहां से बोला जाए उसे क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। तो आप इसको ये समझिए कि अगर ह के साथ में, ध्यान दे लेना मेरी बात पर, कि यदि ह के साथ में, किसके साथ, ह के साथ में या तो अंतस्थ वर्ण मिला आ जाए, जैसे ह में य मिला आता है, ह में व आ जाता है, ह में र आ जाता है, और ह में क्या आ जाता है भैया, ल मिला हुआ आ जाता है। तो ह के साथ क्या जुड़ करके आ जाए, अंतस्थ वर्ण जुड़ करके आ जाए। क्या जुड़ करके आ जाए भैया, अंतस्थ वर्ण जुड़ करके आ जाए, या फिर अनुनासिक वर्ण जुड़ करके आ जाए। अनुनासिक यानी पांचवे, जैसे क्या आता है, ह के साथ में न आ जाता है कई बार, जैसे हम कहते हैं चिन्ह, क्या बोलते हैं चिन्ह। ह के साथ में म जुड़ा हुआ आ जाता है जब हम कहते हैं क्या, ब्रह्म। तो यदि यहां पहले क्या आ जाए, ह हो, और ह के साथ में क्या हो, या तो अंतस्थ आ जाए या फिर कौन सा आ जाए, अंतस्थ नहीं हो तो अनुनासिक जोड़ा हुआ आ जाए। अनुनासिक हम जानते हैं नासिका से बोलने वाले पंचम वर्ण अनुनासिक होते हैं। तो या फिर क्या आ जाए भैया, अनुनासिक आ जाता है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाएगा, इनका उच्चारण स्थान उरस माना जाता है। क्या माना जाता है, उरस माना जाता है। स्क्रीनशॉट लेना ना, बिल्कुल साइड में हो चुका हूं। उरसह उरस, क्या कहा, उरसह उरस, यानी कि ह के साथ में अंतस्थ य व र और ह, आह्लाद बोलते हैं, आह्वान बोलते हैं, ह्रस्व बोलते हैं, बाह्य बोलते हैं। तो अगर ह के साथ में अंतस्थ वर्ण या फिर अंतस्थ वर्ण नहीं हो तो कौन सा वर्ण आ जाए, अंतस्थ वर्ण नहीं हो तो मित्रों आपका कौन सा वर्ण आ जाता है, अनुनासिक वर्ण आ जाता है। तो उनका उच्चारण स्थान कौन सा बोला जाता है, उरस होता है। वैसे भी कहा जाए सामान्यतः सभी वर्णों का उच्चारण स्थान भी उरस को माना गया है, कि भाई सभी वर्ण कहां से, हृदय से बोले जाते हैं, दिल से बोले जाते हैं। इसीलिए क्या किया कि सभी वर्णों का उच्चारण स्थान सामान्यतः कॉमन रूप में किसको मान लिया जाता है, उरस को मान लिया जाता है। आप लोग नोट कर लें, फटाफट से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब कुछ संयुक्त उच्चारण स्थान, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो 8 उच्चारण स्थान थे वो तो आप तसल्ली से पढ़ चुके हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ उच्चारण स्थान हैं जो 2 उच्चारण स्थानों से मिलकर के बनते हैं। तो आइए उनकी चर्चा अब कर लेते हैं। फिर से वही प्रोसेस रहेगा हमारा, कौन सा भैया, सूत्र होगा, सूत्र के साथ साथ में क्या होंगे, सूत्र के साथ में वर्ण होंगे, और वर्ण के साथ में हो जाएगा क्या, उच्चारण स्थान। नंबर अगला ही दे रहा हूं, सामान्यतः तो 8 था लेकिन हम उसी क्रम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और नंबर 9 है ए दयितो। क्या कहा, ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु। अगर आप यहां ध्यान देंगे तो भैया यहां पर आए हुए हैं एत और ऐत, अर्थात आप कह सकते हो ए और ऐ, इन 2 वर्णों का उच्चारण मिलकर बनता है किससे, कंठ और तालु से। यानी इनका संयुक्त उच्चारण स्थान जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया,
कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान हो जाता है। किसका? ए और आई का। आपको याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि ए किससे बनती है? ए बनता है भैया अ प्लस ई बराबर क्या बनता है? गुण संधि में ए होता है। तो देखिए ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो फिर ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। क्या हो जाएगा? कंठ तालु। इसीलिए तो कहा ए और आई दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ तालु रहेगा। दोनों कंठ तालु के संयुक्त रूप में बोले जाते हैं। 10वां, अगला 10वें नंबर पे लिखें ओदौ तो। ओदौ तो कंठोष्ठम। ओदौ तो कंठोष्ठम। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर भी दो वर्ण आए हुए हैं। कौन कौन से? ओत और औत। यहां था एत और ऐत और यहां है ओत और औत। ओत और औत का मतलब क्या हुआ? ओ और ओ के साथ में औ। इन दोनों का उच्चारण ओ और औ का उच्चारण क्या होगा? मिलाइए देखो, कंठोष्ठ दे रखा है सूत्र के अंत में, तो इसका मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? कंठोष्ठ हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, फिर समझिए। यहां ओ, मित्रों आपको पता है कि अ के साथ में जब ऊ का योग होता है गुण संधि में तो क्या बनता है? ओ बनता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ए का उच्चारण स्थान तो क्या होता है? कंठ होता है। प्लस ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? उपपदमानिया नाम ओष्ठौ। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो फिर औ का उच्चारण दोनों को मिला देते हैं और दोनों को मिलाएंगे तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कंठोष्ठ हो जाएगा। तो इस तरीके से अ और ऊ का उच्चारण स्थान मिलकर के क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। क्या होता है भैया? कंठोष्ठ होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आइए, ए दे बोलो मेरे साथ, ए दई तो कंठ तालु। ए दई तो कंठ तालु, यानी ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है और ओ दौ तो कंठोष्ठम। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है भैया? कंठोष्ठ होता है। क्या होता है भैया? कंठोष्ठ होता है। 10, अब बढ़ते हैं आगे। अभी हमारा एक वर्ण छूटा हुआ है और वो वर्ण कौन सा छूटा हुआ है? पहले लिख लेते हैं सूत्र, वर्ण और उच्चारण स्थान। तो अगला सूत्र है भैया आपका, अगला जो भी 11वां नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से, वकारस्य दंतोष्ठम। सभी वर्ण आ चुके थे लेकिन अंतस्थ वर्णों में से अभी भी व रह रहा था और कहा वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि जो आपका कौन सा वर्ण होगा? वो वर्ण होगा। वो इस वकार मतलब व, कार का मतलब वर्ण का उच्चारण करने के लिए कहा जाता है। चकार यानी च, ककार यानी क, इस तरीके से उच्चारण किया जाता है। वकार अर्थात व का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? दंतोष्ठ होगा। क्या हो जाएगा भैया? व का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। कौन सा हो जाएगा? वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व का उच्चारण स्थान जो होता है कौन सा होता है? दंतोष्ठ होता है। तो याद आया, वकारस्य दंतोष्ठम। और आखिरी नंबर 12, नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, आपको पता है कि अनुस्वार जो होता है आप संधि प्रकरण में पढ़ चुके हो, वो पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। मो अनुस्वार है, म के स्थान पर होता है। नश्च पदांतस्य जली सूत्र से न और म के स्थान पर होता है। तो मित्रों अनुस्वार कौन सा वर्ण कहा? यहां आपको कहा गया है भैया अनुस्वार। और अनुस्वार हम जानते हैं वर्ण के ऊपर क्या लगा रहता है? वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है उसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है मित्रों। और इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होता है? नासिका ही होता है। इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है?
नासिका होता है। तो इस तरीके से सभी उच्चारण स्थान, एक एक वर्ण आपके सामने आ चुका है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? दंतोष्ठ होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? नासिका होता है। नासिका होता है। आपने पढ़ा, सबसे पहले एक एक को दोहरा लेते हैं। पहले पहला हमने सबसे पहला अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, और कहा भैया अवर्ण कवर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ होगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अ कवर्ग और है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। फिर हमने पढ़ा इचु यशा नाम तालु, यानी इवर्ण चवर्ग य और श उच्चारण स्थान क्या रहेगा भैया? तालु रहेगा। फिर हमने पढ़ा ऋटुर्षाणाम मूर्धा, रिवर्ण टवर्ग र और श उच्चारण स्थान क्या रहेगा? मूर्धा रहेगा। फिर हमने पढ़ा लृतुलसा नाम दंता, लृतुलसा नाम दंता, लृ तवर्ग ल और स उच्चारण स्थान क्या रहेगा? दंत रहेगा। उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, अर्थात उवर्ण पवर्ग और उपदमानीय क्या था? प फ से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग, प फ से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग उच्चारण स्थान क्या रहेगा? ओष्ठ रहेगा। यमगणना नाम नासिका, जो प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? नासिका रहता है। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, क और ख से पहले आने वाला जो अर्ध विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? जिह्वामूल रहेगा। और उर्स है उरस, यानी ह के साथ में या तो अंतस्थ वर्ण आ जाए या अनुनासिक वर्ण आ जाए तो उच्चारण स्थान क्या रहता है? उरस रहता है। क्या रहता है? उरस। फिर कुछ संयुक्त उच्चारण स्थान आए। ए दैतो कंठ तालु, स्वरों में जो हमारे दीर्घ स्वर थे, संयुक्त स्वर थे ए और ऐ, उनका उच्चारण स्थान कंठ तालु रहेगा। और ओ और औ उनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठोष्ठ रहेगा। क्या रहेगा भैया? कंठोष्ठ रहेगा। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान क्या रहता है? दंतोष्ठ रहता है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ रहता है। और नासिका अनुस्वारस्य, यानी अगर अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो क्या रहेगा भैया? नासिका रहेगा। ये तो चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब इस उच्चारण स्थान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको आपको गलत नहीं करना है। नंबर एक, यानी ध्यातव्य करके आप लिखिए, और ये अति महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ध्यातव्य करके आप लिखें। नंबर एक, हर चीज महत्वपूर्ण है, बड़ा ध्यान से आपको समझना है। पहला, स्वराश्रित। स्वराश्रित का मतलब हुआ स्वर पर आश्रित। स्वर पर आश्रित। स्वर आश्रित विसर्ग का उच्चारण स्थान, स्वर पर आश्रित विसर्ग का उच्चारण स्थान, इसको बिल्कुल बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, स्वरानुसार होता है। किसके अनुसार भैया? स्वरानुसार होता है। अर्थात एक नई चीज आपके सामने आई। संपन्न यानी साधारण प्रश्न होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? हम पढ़ चुके हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो उच्चारण स्थान क्या रहेगा भैया? कंठ रहेगा। लेकिन अगर वर्ण दे करके पूछा जा रहा है तो फिर, क्योंकि स्वर क्या होता है? विसर्ग पर आश्रित होता है, तो जो स्वर का उच्चारण स्थान होगा वही किसका होगा? विसर्ग का होगा। समझे? जैसे इसको बड़े विस्तार से और धैर्य से आपको समझना है। जैसे ये देखें, पहली बात, यहां दो चीजों में मैं लेकर के चल रहा हूं। आपसे पूछा विसर्ग का उच्चारण स्थान, क्या कहा? विसर्ग का उच्चारण स्थान। और हमें अच्छी तरह पता है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ होता है। ठीक। लेकिन नंबर दो, आपसे पूछा स्वर दे करके, आपसे कहा कि अ के बाद में क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। अब इसका उच्चारण, यानी कि यहां पूछा आपसे अह में विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण
स्थान क्या होगा? आप स्वयं सोचें क्या होगा। जैसे हमसे पूछा ई दे करके कि यहां बताइए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? हमसे पूछा भैया क्या दे करके, ऊ दे करके पूछा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। ऊ दे करके पूछा जा रहा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अब तीनों के जवाब, ये जवाब तो आप पहले ही दे चुके हो कि सामान्य प्रश्न होगा तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ रहेगा। सीधा पूछ रहा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। लेकिन अगर वर्ण देकर के पूछा गया, आपसे पूछा गया क्या देकर के भैया, आपसे वर्ण देकर के पूछा गया, जैसे यहां पर लिख लिया क्या, रामः, क्या लिखा, रामः, और आपसे पूछा गया है कि यहां जो म में विसर्ग आ रहा है, यानी अ के साथ जो विसर्ग आ रहा है, म में कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। अ के साथ जो विसर्ग आ रहा है उसका उच्चारण स्थान, तो मित्रों ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा? इस विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही रहेगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि भैया हरि, अगला पद आपको दिया हुआ था हरि, और आपसे पूछा गया कि इस हरि पद में विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अब कंठ नहीं होगा। अब कंठ नहीं होगा क्योंकि यहां ये विसर्ग किस पर आश्रित है? आप देखो ये विसर्ग आश्रित है ई पर। किसके सहारे? यार विसर्ग कभी व्यंजन पर नहीं आता, विसर्ग हमेशा स्वर के साथ आता है। तो ये विसर्ग किसके साथ आ रहा है? ई स्वर के साथ आ रहा है। तो अब विसर्ग का उच्चारण स्थान वही होगा जो स्वर का है, और यहां ईश्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा भैया? तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु। ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, क्लियर है। अगर सामान्य प्रश्न हो कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, लेकिन शब्द दे करके पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है स्वर का। अगर यहां रामे में ए के साथ विसर्ग था तो कंठ हो गया, हरि में ई के साथ विसर्ग है तो ई का जो उच्चारण स्थान है वही किसका होगा? विसर्ग का हो जाएगा। और इसी तरीके से आपसे पूछा गया क्या, आपसे पूछा गया कि साहब गुरु, गुरु पद में, कौन से पद में भैया? गुरु पद में यहां विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अब आप स्वयं देखो कि ये जो विसर्ग है वो किस पर आश्रित आ रहा है? ऊपर आश्रित है, यानी र में अंत में ऊस्वर मिला हुआ है, और ऊस्वर मिला हुआ है तो विसर्ग का उच्चारण स्थान वही होगा जो किसका होता है? ऊ का होता है। किसका होता है? ऊ का होता है। और हम जानते हैं कि उपपद मानिया नाम ओष्ठौ, यानी कि ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो यहां विसर्ग का उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की चीज है। अक्सर क्या होता है कि हम रट लेते हैं, व्यवहारिक चीजों को नहीं समझते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको याद रखना है जैसा प्रश्न रहेगा वैसा ही आपको क्या करना है? उत्तर मित्रों देना है, पहली चीज। आइए अब बढ़ते हैं इसी के पॉइंट 2 पर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि अगर सामान्य प्रश्न रहे विसर्ग का तो फिर कंठ होगा, लेकिन शब्द दे करके या स्वर पर दे करके पूछ रहा है तो फिर जो उच्चारण स्थान स्वर का है वही किसका रहेगा? विसर्ग का उच्चारण स्थान रहने वाला है। आप अन्य वर्णों के साथ भी सारणी को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए नंबर 2, ध्यातव्य का दूसरा पॉइंट, ध्यातव्य का नंबर दूसरा पॉइंट, 10 वर्णों, कितने वर्ण? 10 वर्णों, दस वर्णों के दो उच्चारण स्थान होते हैं। 10 वर्णों के दो उच्चारण स्थान होते हैं, यानी दो उच्चारण स्थानों वाले कितने वर्ण हैं? 10। दो उच्चारण स्थानों वाले कितने वर्ण रहेंगे? दो उच्चारण स्थानों वाले वर्णों की संख्या है भैया 10 होती है। कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले तो अनुनासिक वर्ण। कौन से होते हैं? अनुनासिक वर्ण।
देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले तो दो दो उच्चारण स्थान कैसे होते हैं कि यहां पर हम लेंगे वर्ण, पहले अनुनासिक वर्ण लेते हैं। सामान्य रूप में आप 10 वर्ण कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूं 10 वर्ण कौन कौन से हैं। ये 10 वर्ण है मित्रों, य, म, ङ, ण, न, ए, आई, ओ, औ और व। ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 10 वर्ण हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। अब इनको समझते हैं कैसे दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहली चीज यहां मैं ले रहा हूं वर्ण, और उसके दो दो उच्चारण स्थान किस रूप में होंगे? तो दो उच्चारण स्थान, पहली बात इन पांचों को ले रहे हैं, तो एक तो क्या होता है, इन पांचों का होता है नासिका, और दूसरा इनका उच्चारण स्थान किसके अनुसार हो जाता है? वर्गानुसार होता है। ठीक है। पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण है उनके दो दो उच्चारण स्थान रहेंगे, तो वो किस रूप में होते हैं? एक एक वर्ण आपके सामने, सबसे पहले य लिया, तो य का उच्चारण स्थान नासिका होता ही है, क्योंकि अनुनासिक वर्ण है, वो तो नासिका हो जाएगा। लेकिन अपने वर्ग के अनुसार इसका उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा? अपने वर्ग के अनुसार इसका उच्चारण स्थान तालु रहेगा। अगला वर्ण आ रहा है म। म का उच्चारण स्थान आपको पता है नासिका होता ही है, क्योंकि नाक से बोले जाते हैं, अनुनासिक वर्ण है। लेकिन वर्ग के अनुसार इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। ङ, ङ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? नासिका होता है। लेकिन नासिका के साथ साथ क्योंकि ये कवर्ग का वर्ण है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ भी हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान कंठ भी हो जाएगा। ङ, यम, ङ, ण। अगला कौन सा वर्ण आ गया? ण आ गया। तो नाक से बोला जा रहा है, इसका मतलब नासिका भी होगा, और नासिका के साथ साथ क्योंकि ये टवर्ग का वर्ण है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? मूर्धा हो जाएगा। और आखिरी क्या आया? न आया, और न का हो जाएगा, आपको पता है अनुनासिक वर्ण है तो नासिका तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन नासिका के साथ साथ क्या हो जाएगा? क्योंकि ये तवर्ग का वर्ण है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत भी हो जाएगा। तो 5 वर्ण तो ये रहे आपके जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। अब वापस आते हैं कि यहां कौन कौन से रह गए? ये पांचों रह गए, तो इन पांचों के भी देख लीजिए, इन पांचों को भी देख लीजिए एक बार। वापस से हम लिख लेते हैं क्या? वर्ण और स्थान, वर्ण और स्थान यहां पर। तो देखिए मित्रों, अगला वर्ण है ए, और ए वर्ण है उसके दो उच्चारण स्थान मिलकर के बने हुए हैं। कौन कौन से? कंठ, और कंठ के साथ में क्या जुड़ रहा है? तालु। इसी तरीके से आई, आई भी दो से मिलकर के बना हुआ है, कंठ और तालु, दो हो गए दोनों के। फिर आया ओ, तो मित्रों ओ के भी दो उच्चारण स्थान होते हैं। कौन कौन से? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। और औ का भी समान उच्चारण स्थान होता है। कौन सा? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ होता है। और अब बचा कौन सा? व। तो मित्रों व के भी दो उच्चारण स्थान मिलकर के बने हुए हैं, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। तो इस तरीके से ये 10 वर्ण आपके सामने हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 वर्ण ऐसे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। इन 10 वर्णों के कितने उच्चारण स्थान होते हैं? दो दो उच्चारण स्थान मित्रों इनके होते हैं। ठीक है। अब आखिरी दातव्य का आखिरी पॉइंट कि सब ये जो अनुनासिक वर्ण है ये तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन जो अनुनासिक वर्ण है उनमें तो फिर नासिका भी है और तालु भी दे दिया, यानी वर्गानुसार भी है। तो फिर अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाएं तो हम उत्तर क्या देंगे? हमारी वरीयता क्या रहेगी? तो मित्रों उसके लिए आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पर चल रहा हूं मित्रों, नंबर
3, नंबर 3 आपके सामने है जो अति महत्वपूर्ण है। नंबर 3 है अनुनासिक वर्णों। कौन से वर्ण? अनुनासिक वर्णों के उच्चारण स्थान की वरीयता का क्रम निम्नानुसार रहेगा। यानी दोनों ऑप्शन है तो आपको किस किस रूप में वरीयता देनी है, पहली प्राथमिकता किसको देनी है? तो मित्रों फर्स्ट वरीयता आपको देनी है, पहली वरीयता आप दोगे किसको? नासिका प्लस वर्गानुसार। यानी एक विकल्प ऐसा है जहां नासिका भी दे रखी है और वर्गानुसार उच्चारण स्थान भी दे रखा है, तो वही आपका पहला विकल्प होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है और अलग अलग दे रखें तो आपकी सेकंड जो वरीयता रहेगी, आपकी मित्रों जो सेकंड वरीयता रहेगी वो रहेगी नासिका। क्या रहेगी? नासिका। और अगर ये भी विकल्प में नहीं है तो आपकी जो थर्ड वरीयता रहेगी वो क्या रहेगी भैया? वर्गानुसार रहेगी। वो क्या रहेगी? वर्गानुसार होगी। ये देखिए इस तरीके से होगी। जैसे अब कहें कि साहब हमें कैसे पता चले, कि कैसे समझें? तो प्रश्न क्या था? प्रश्न है म वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। म वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अब आपके पास ए विकल्प में दे रखा था नासिका, बी विकल्प में दे रखा था ओष्ठ, सी में अन्य और डी में दे रखा था ए और बी दोनों। तो जहां दोनों आ गए वो प्रथम वरीयता रहेगी। यानी इसके उत्तर पर जब आप जाओगे तो प्रथम उत्तर क्या होगा? प्रथम वरीयता रहेगी मित्रों नासिका प्लस ओष्ठ, क्योंकि उपपदमानियम पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, दोनों को देनी है। अगर ये उत्तर में नहीं है तो आप सेकंड वरीयता पर जाओगे और सेकंड वरीयता में आपको किसको वरीयता देनी है? नासिका पर। यानी कहने का मतलब है कि नासिका और ओष्ठ में से अगर एक को चुनना पड़ रहा है, या तो दोनों साथ आ गए और साथ नहीं आए और दोनों में से एक को चुनना पड़ रहा है, तो आप किसको चुनेंगे? नासिका को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? नासिका को चुनेंगे। और अगर नासिका भी विकल्प में नहीं है तो फिर जो वर्ग के अनुसार होगा वो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अनुनासिक वर्ण है, बाकी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अनुनासिक जो वर्ण होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। अनुनासिक वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधी प्रश्न का यही तरीका रहता है मित्रों, और इसी तरीके से आपको जवाब देना होता है। गलती नहीं करनी है किसी भी कीमत पर। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब आप एक एक वर्ण उठा करके देखिए, अभ्यास करिए। मैं बार बार टेस्ट लेकर के आऊंगा, उनमें भी ये प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो मित्रों ये था आपका बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक उच्चारण स्थान, जहां से हर परीक्षा में 2, 3, 4 प्रश्न आते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो 5, 5, 6, 6 प्रश्न आते हैं उच्चारण स्थान से। रीट आदि परीक्षाओं में 1, 1, 2, 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये ऐसा है कि जो सबसे सरल, सबसे छोटा और सबसे प्यारा टॉपिक है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा यह प्रयास आपके लिए जरूर रंग लाएगा, जरूर उपयोगी होगा। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।